सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? खुदा से यही दुआ है आप जहां कहीं भी हो खैरियत से हो, अपनों के साथ में हो। तो गाइस, जो हमारा पहला ये वीडियो है, ये क्लास 12th की अकाउंट्स का जो पहला आप टॉपिक देखते हैं, यूनिट देखते हैं, पार्टनरशिप, ये उससे रिलेटेड है। अब पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, डेली बेसिस में कर रहे हैं, और उनका मोटिव फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं होता है, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मिलके अगर 5-6 महीने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो ये उस तरह की पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस का बेसिकली मतलब तो वही होता है कि किसी भी काम को, जो लीगल काम को हम डेली करें और प्रॉफिट मोटिव के लिए करें तो वो बिजनेस होगा। अब बिजनेस को चलाने के टाइप्स होते हैं, ठीक, राइट। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एटसेट्रा। अब इसी में एक है हमारा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए इन इंडिया वी हैव एन एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। देखिए, एक्ट की जो डेफिनेशन है या कोई भी लॉ जो होता है, उसको पहली बात तो हम A to Z, कॉमा, फुल स्टॉप, लेटर, वर्ड जैसा है वैसे ही हमें कोट करना होगा इन आवर एग्जामिनेशन। उसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट वी कैन एक्सप्लेन इन आवर वर्ड्स एंड इन आवर ओन वर्ड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनरशिप क्या है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझेंगे। इट डजेंट मैटर आपने क्लास में चीजों को समझा है नहीं समझा। अगर समझा है वेल एंड गुड, आपकी हेल्प होगी। नहीं समझा है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। एंड मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं कि जो भी आपके क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट्स सेक्शंस में डालिएगा। कोशिश करूंगा एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप वहां अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं कि किस टॉपिक में ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो कोशिश करेंगे उस पर जरूर हम एक वीडियो बनाएं स्पेशली, राइट। तो पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशन between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. If possible हो आपके लिए, आप वीडियो को रोक कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप उसको नोट डाउन करते रहना। तो पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक ऐसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटी को कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको एक वो एग्रीड रेशियो में, जो पहले से ही पार्टनर जिस पे एग्रीड हैं उस पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। ओके, तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर किसी बिजनेस को चला रहे हैं और उसका एक एग्रीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, उसमें वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, पार्टनरशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके उस चीज को कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्रीमेंट होता होगा, किसी ना किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। तो इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वैसे तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि आपको रिटर्न में ही उसको बनाना है, बट इट इज वेरी मच एडवाइसेबल कि आप उसको रिटर्न में बनाओ। कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? या तो सारे ही पार्टनर बिजनेस की डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ माइट बी टेकिंग रेस्ट। तो जैसा भी होगा वो पार्टनर्स जैसा मिलकर डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप डेफिनेशन। मैं दोबारा से एक बार पढ़ देता हूं, बता देता हूं आपको दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इसे से ही आप बहुत सारी फीचर्स निकाल सकते हैं पार्टनरशिप की, कि एटलीस्ट 2 or more persons की रिक्वायरमेंट होती है, एक लीगल बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है, एटसेट्रा। ठीक, वो आप अपना बुक में देख सकते हो, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा।
इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो पार्टनरशिप डीड, जी हाँ, आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का जो सोल है ना वो उसकी पार्टनरशिप डीड है, जो उसका एक एग्रीमेंट तैयार होता है, पार्टनर्स जो मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस को कैसे रन करना है, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होंगे, किस पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है, कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिजनेस से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन कोशिश की जाती है उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट में जरूर हम उसको मेंशन करें, और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कंपनीज के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर द वेरी मच नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप डीड बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बहुत तरह से ये काम आती है, ना ही केवल पार्टनर्स में होने वाले फ्यूचर के डिस्प्यूट्स के सॉर्ट आउट का एक जरिया बनती है, बल्कि बिजनेस को भी कैसे, किस ओर चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में मेंशन रहती हैं। और एग्रीमेंट ये बनाता कौन है, ये पार्टनर्स मिलके ही तैयार करते हैं। तो इसी एज सच एग्रीमेंट को, जो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यूली कैरी करता है पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक्ट में वैसे तो नहीं कहा गया है कि इसको आप बिल्कुल मतलब रिटन में ही बनाओ, इट कैन बी डन वर्बली ऑल्सो, बट वर्बली का तो फिर आप भी समझते हैं कि वो तो कोई जल्दी यकीन एज सच करेगा नहीं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप उसको रिटर्न में बनाओ, ताकि एक एविडेंस के तौर पे भी पार्टनर्स के पास में भी हो, और आगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग पार्टनरशिप तो इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, मैं एक एक करके उसमें नहीं जाऊंगा, आप बुक में अपना देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मेरा पूरा फोकस उसमें होगा कि वो मैं आपको अच्छे से समझाऊं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड कई बार साइलेंट होती है या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई होती है। देखिए, व्हाट एक्चुअली मीन द वर्ड साइलेंट। साइलेंट का मतलब यहां पर दो मतलब आप निकाल सकते हो कि या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन जो जिस पॉइंट से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो उसका कोई कंडीशन या कोई भी ऐसा एज सच आइटम डीड में कंटेन नहीं करता। मतलब एक पार्टनर कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए, अब तुरंत पार्टनरशिप डीड को रेफर किया गया और ये पाया गया कि पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कोई ऐसा आइटम है ही नहीं, एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इन दैट केस पार्टनरशिप डीड क्या समझी जाएगी, साइलेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर फंडामेंटल्स में कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है देन व्हाट आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो कुल 5-6 रूल्स हैं, बहुत इजी से हैं, आराम से आप समझ जाओगे। पहला रूल तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स विल बी शेयर्ड इक्वली, इररिस्पेक्टिव कि वो कितना कैपिटल लाए हैं, कब वो पार्टनर बने, इससे मतलब नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा। उनके कैपिटल से मतलब नहीं है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मतलब नहीं है, और ये तब तक ऐसा होगा जब तक कि पार्टनर्स कोई एक एग्रीड रेशियो डिसाइड ना कर ले और उसको वो डीड में शामिल ना कर ले, तब तक वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पार्टनर हो, नया हो, पुराना हो, कैपिटल कम हो, ज्यादा हो, इट डजंट मैटर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सिमिलरली नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल ऑल्सो बी चार्ज। मतलब किसी पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग करी है तो उससे मतलब नहीं उसने कितनी ड्राइंग करी है, कब करी है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे। 3 पॉइंट्स हो गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। दूसरा, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। 3 हो गए, राइट। चौथा, कोई भी सैलरी या कमीशन पार्टनर को दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्लेम करता है कि भाई नहीं बातचीत हुई थी, हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हमें कमीशन मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम आवर प्रॉफिट एंड लॉस, सो नो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू रिगार्डिंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर उसमें मेंशन है तो वेल एंड गुड, उसी हिसाब से होंगी चीजें। नहीं मेंशन है तो वहां पर फिर आपको कोई सैलरी कमीशन देनी नहीं होगी। एक्ट के हिसाब से है, उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। नेक्स्ट,
इफ एनी पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ लोन और एडवांस, जी हाँ, अगर कोई लोन या एडवांस दे रखा है किसी पार्टनर ने अपार्ट फ्रॉम देयर कैपिटल, तो इन दैट केस उनको पूरा राइट है टू रिसीव इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर दिया जाएगा, और वो भी रेट होगा एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, कितने टाइम के लिए लोन दिया, नो मैटर, कितना अमाउंट ऑफ लोन है, नो मैटर, 6% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, बट ये तब तक होगा जब तक कि कोई इंटरेस्ट डिसाइड करके डीड में शामिल ना कर लिया जाए। तो ये कुल 5 पॉइंट्स हैं। बाकी एडमिशन वगैरह किसी पार्टनर का होगा तो उसमें सभी पार्टनर्स का एग्रीड होना जरूरी है, XYZ वो आप देखना। ये मेजर पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, मैं क्विकली उनको रिवाइज करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी शेयर्ड इक्वली। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, कोई भी सैलरी कमीशन पार्टनर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स और एडवांस कितना होगा, अराउंड 6% पर एनम। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम आगे देखें, सब फंडामेंटल्स हैं पार्टनरशिप के जो बार बार पार्टनरशिप में रिवाइज नहीं होगा, तो उनको आप अभी समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट इसमें ये है कि इन क्लास 11th आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बहुत सुना होगा। वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाया जाता था। वो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते थे वो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म उसको बनाते हैं। अब जो 12th में आप पढ़ोगे, जो आपकी 3rd बुक है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो आप कंपनीज अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखोगे, एक्चुअली में वो एक सही तरीका है जो एज पर लॉ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो 1956 था, नाउ रिवाइज होकर 2013, उसके हिसाब से जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है वो आप क्लास 12th में या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे। ठीक, हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो वापस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्लास 11th में आपने पढ़ा, तो उसी के जस्ट बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम इसलिए बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। साल भर बिजनेस ने एक्टिविटी करी, अब बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। अब जब प्रॉफिट आपको पता चल गया या लॉस आपको पता चल गया, तो नेक्स्ट जो चीज आती है कि भाई अब इस प्रॉफिट को हम कैसे एप्रोप्रिएट, मतलब कैसे हम इसको यूटिलाइज करें, क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं कि हमें अगर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मिल गया है तो हाउ वी हैव यूटिलाइज द प्रॉफिट, वो इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो तभी होगा, ज्यादातर तो यही होता है, वो तभी होता है व्हेन देयर इज एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन देना है, अगेन जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तब होगा। कोई रिजर्व वगैरह क्रिएट करना है, अगेन जब एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तभी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कह सकता हूं कि वो तभी चीजें पॉसिबल हैं जब आपके पास में एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास में प्रॉफिट ही नहीं है देन हाउ कैन यू डू द एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो यहीं से आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे तो हम नॉर्मली सारी चीजें दिखाते हैं इनडायरेक्ट नेचर की, जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज से। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम वहां पर दिखाते हैं। आपको पता होना चाहिए साल के एंड में जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, दीज ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। और जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं तो उनको हम क्लोज नहीं करते, उनका एक्चुअली में हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। और अगर हम फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, वो एक पूरा फॉर द ईयर एंडेड के लिए होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में होते ही हैं, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, करना जरूरी है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और उनका नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे कि वर्कर्स को वेजेस देना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, रेंट देना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह देना,
या आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना, आपकी सेल्स, आपकी परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, फैक्ट्री का होने वाला खर्चा, बिजनेस के इनडायरेक्ट होने वाले खर्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, तो ये कुल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ चीजें हैं जो सारी की सारी अगर हम देखें दे आर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजंट मैटर, हमें ये फेस करना ही करना है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी करते हो, वो तभी करते हो जब आपके पास में एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है, तो वहां पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जैक्टली। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जिन आइटम्स का नेचर ऐसा होता है कि यू हैव टू कंपलसरी आपको करना ही करना है, तो वो आपके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम इनको करेंगे, तो वो जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी जो प्रॉफिट बचता है, लास्ट में बच गया, अगर नॉर्मली बचता ही है, तो उसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे इन क्लास 11 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बचता था तो वो तो हम डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। एग्जैक्टली वही चीज हम यहां कर रहे हैं कि जो देखिए प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट बिलोंग्स टू द ओनर। अब पार्टनरशिप में ओनर कौन है, पार्टनर्स हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में ही हम उसको फाइनली क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और इसके तुरंत बाद हम क्या बना लेते हैं, अपनी बैलेंस शीट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारी क्या चीजें, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो थ्योरेटिकल में तो यही सारी चीजें हैं, बाकी न्यूमेरिकल आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे कह दिया जाएगा बनाने के लिए, कुछ एडजस्टमेंट्स दे दिए जाएंगे, डायरेक्टली आपको एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर है नेट लॉस अगर होगा तो एप्रोप्रिएशन की तो कोई बात ही नहीं है, ये तभी बनेगा जब बिजनेस को सरप्लस प्रॉफिट होता है, या अगर मतलब इतना प्रॉफिट हुआ, एक नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट जब हो जाता है, या अगर प्रॉफिट भी हो जाता है, तब भी आप इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेसेस बनाते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें वैसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में टाइम लगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चीज बोल रहा हूं, तो आप वीडियो को थोड़ा सेटिंग्स में जाके उसकी स्पीड कम कर सकते हो, या रुक रुक के आराम से समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि जो मेरे पास में नॉलेज है, व्हाट आई नो, तो मैं आप तक वो कैसे भी करके पहुंचाऊं, और यही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखो, कुछ समझ में आपको ना आए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी हार होगी, और सक्सेसफुल मैं फिर नहीं हो पाऊंगा कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, मैं अपने नॉलेज को आप तक नहीं पहुंचा पाया। तो बहुत आराम से समझिएगा, चीजों को डीपली कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आई होप मैं उसमें कामयाब भी रहूं। आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल्स के बाद में और छोटे छोटे इसमें पार्ट्स आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, फिर आप इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स भी सीखते हैं, गारंटी टू अ पार्टनर सीखते हैं, जिस पर बेस छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो पाया तो मैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी ऐसा कोई सेटअप तो नहीं है कि मैं आपको बोर्ड वोर्ड पे पढ़ा सकूं, तो अभी आपको बस मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, और आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और ना केवल आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि इन फ्यूचर इंटायर जब तक आप कॉमर्स पढ़ते हैं ये चीजें आपके काम आने ही वाली है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में यूपीपीसीएल का, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक वैकेंसीज आई हैं।
ठीक है। तो उसमें बीकॉम ग्रेजुएट्स को ही मांगा गया है क्योंकि वो अकाउंट से ही रिलेटेड जॉब है। और उसके जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, मतलब लास्ट ईयर्स के भी अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें एक अकाउंटेंसी का 75 मार्क्स का अराउंड अकेला पेपर होता है। तो उसमें जो कोर है अकाउंटिंग की वो पूछी जाती है, वो आपको 11th-12th में ही सीखने को मिलेगी। तो ये जो आप क्लास में सीख रहे हो या जो पढ़ रहे हो इन क्लास 11-12, नॉट ओनली टू क्लियर द एग्जामिनेशन, इसलिए मत पढ़ो, बल्कि इसलिए पढ़ो कि ये चीजों मेरे को अच्छे से समझनी है ताकि इन फ्यूचर ये मेरे ही काम आए। ठीक है। जब आप ऐसा सोचोगे कि जब आप सिर्फ नंबर लाने के लिए सोचते हो ना, तब आप कुछ सीखने, जो सीखने वाली एक इच्छा होती है ना, उस पर पूरा आपका फोकस नहीं रह जाता। बस नंबर आने चाहिए। अब नंबर आने के लिए इंसान रटता भी है और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब आप सीखना चाहते हो कोई चीज तो नंबर तो डेफिनेटली आपके साथ में आने ही वाला है। नंबर्स आके रहेंगे बिकॉज आपने वो चीजों को अच्छे से सीखा है और समझा है। तो इस वीडियो को और ज्यादा हम बहुत ज्यादा अभी लेंदी नहीं करेंगे कि लंबी लंबी वीडियोस बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस कोशिश रहेगी और जो भी टॉपिक हम उठाएंगे उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को एक साथ कर लेना, अब आप स्कूल जाते हैं वहां पे पीरियड में, एक ही पीरियड में हम पूरा चैप्टर अगर करा दें तो कराने को तो हम करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको वो चीज समझ में ना आए तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आप अच्छे से चीजों को समझिए, दोबारा रोक के पॉज करिए वीडियो को, फिर उसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और टिल देन बस यही है, रिवीजन करते रहिए, मेहनत करिए, अपना एम जो है उसको नहीं बनाया है तो बना लीजिए और उस ओर अपनी पूरी जान लगा दीजिए। जितने आपके एफर्ट्स हैं, जितना आप पोटेंशियल दे सकते हो जरूर लगा दीजिए। इंशाल्लाह जरूर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। टिल देन खैर, बातें तो बहुत करनी थी पर अभी जरूरी है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आप खूब मेहनत करो और मेरे से जितना हो सकेगा मैं जरूर सपोर्ट करूंगा। सो माई सेल्फ यासीन खान अब आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।